मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे कि कैसे मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है और कैसे अनेक कंपनियां भारत आती है। तो आज से हमारा शुरू हो रहा है फिर से एक बार मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज, क्योंकि आने वाले हैं बहुत सारे एग्जाम। ये वीडियो आपको यूपीएससी से लेकर बीपीएससी और बीपीएससी से एसएससी जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं उनमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अभी बीपीएससी 71st आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए और यूपीएससी की तैयारी के लिए ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्टिंग कैसे होता है और कैसे कैसे कौन कौन कंपनियां आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में हमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि हमें मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट होती है तो शुरू होता है वहाँ से यूरोपीय कंपनियों का आगमन की कौन सी कंपनियाँ आई थी भारत में। उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन। तो यूरोपीय कंपनी जैसे जैसे भारत आती है मुगल साम्राज्य का पतन भी हमें वैसे वैसे पढ़ना है। तो मेडाइवल का अंत होता है और मॉडर्न की शुरुआत होती है। मेडाइवल का अंत होता है, मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो जाता है, औरंगजेब की मृत्यु होती है और मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ यहीं से हो जाता है। ये हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है नवीन राज्यों का उदय। फिर मुगल साम्राज्य का जब पतन होगा तो नए नए राज्य हमें पढ़ने मिलेंगे। मुगल साम्राज्य का पतन होता है और नए नए राज्य का उद्भव होता है, नए नए राज्य बनते हैं, नए नए राज्यों का विकास होता है। ये सारा कुछ हमें पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में, नवीन राज्यों का उदय। फिर उसके बाद नवीन राज्यों का उदय होता है, अंग्रेज भारत में अपना साम्राज्य फैलाएंगे। कंपनियों के आगमन के बाद अंग्रेज यहाँ पे अपना पूरा सभी कंपनियों को बाहर भगा देंगे और अंग्रेज यहाँ पे अपना साम्राज्य को स्थापित कर लेते हैं। उसके बाद लंबे समय से जब अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे होते हैं तो लोगों में गुस्सा कूट कूट के भर जाता है और यही कूट कूट के भरा हुआ गुस्सा विस्फोट होता है 1857 ईस्वी की क्रांति के रूप में। ये हमें पढ़ना है। और 1857 ईस्वी की क्रांति में जनमानस का क्रोध ही था जो फूट पड़ा था। तो 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। फिर ब्रिटिश आर्थिक नीति एवं प्रभाव। उसके बाद ब्रिटिश की आर्थिक नीति और उनके क्या क्या प्रभाव हुए भारत में उसको पढ़ेंगे। फिर सामाजिक धार्मिक आंदोलन भी बहुत प्रमुख चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का। उसके बाद किसान और नागरिक आंदोलन, और किसान आंदोलन भी होंगे, नागरिक आंदोलन भी, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम में। उसके बाद गांधी युग, गांधी जी के बारे में पढ़ना होगा हमें गांधी युग में। फिर प्रमुख गवर्नर से भी संबंधित एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। फिर शिक्षा पत्रिका और प्रमुख व्यक्तित्व। तो ये सारे टॉपिक हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हमें पढ़ने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चंस भर के पूछ लिए जाते हैं। ये सारे टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का और यूपीएससी से लेकर बीपीएससी में ये क्वेश्चंस बहुत मात्रा में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी कंपनियां आई। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे होता है पहले हम लोग ये देखेंगे। सबसे पहले कौन सी कंपनी आती है? पुर्तगाली आती है। तो कंपनियों के आगमन के क्रम में हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो कंपनी आती है वो पुर्तगाली थी और 1498 में वास्को डी गामा आता है भारत में। तो पुर्तगाली कंपनी आई थी 1498 में। उस समय यहाँ का शासक था नसरुद्दीन महमूद तुगलक, तुगलक वंश का शासक था। सल्तनत काल का पीरियड चल रहा था 12वीं से 13वीं 14वीं शताब्दी तक। हमने पढ़ा है कि तुगलक वंश था, तो तुगलक वंश का शासन था, सल्तनत काल चल रहा था, सॉरी 12वीं शताब्दी से स्टार्टिंग होता है और 13वीं 14वीं तक सल्तनत काल चलता है, जिसमें प्रमुख राजवंश पढ़ने हैं हमें। तो उसमें लास्ट वाला होगा तुगलक वंश, जिसमें नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। पुर्तगाली जब भारत में आते हैं तो उस टाइम सल्तनत काल के दौरान तुगलक वंश का शासन था। उसके बाद पुर्तगाली के बाद डच आएंगे 1596 में। 1596 में डचों का आगमन होगा और उस समय भारत का राजा होगा, साम्राज्य होगा जहांगीर। 1605 से 1627 के बीच ये होता है। उसके बाद अंग्रेज आते हैं 1608 में जहांगीर के टाइम में, जब जहांगीर भारत का सम्राट था तो उस टाइम में अंग्रेज आते हैं। उसके बाद
उसके बाद डेनिस कंपनी आती है, वो भी जहांगीर के टाइम में आती है। डेनिस कंपनी जहांगीर के टाइम में आती है 1620 ईस्वी में। फिर आता है फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। औरंगजेब उस समय वहाँ का शासक था 1658 से 1707 ईस्वी तक। तो ये सारी कंपनियों के आने का क्रम है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सी कंपनी कब आई थी और उस समय वहाँ का शासक कौन था। अब इसके बाद ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखेंगे हम लोग कि भारत में अब हम लोग पहले देखेंगे ये कि यूरोपीय कंपनी की स्थापना भारत में आने के पहले यूरोप में इन सारे देशों ने कौन कौन सी कंपनियां स्थापित की थी और कब की थी, उसको हम लोग देखते हैं। क्योंककि पहले ये लोग यूरोप में कंपनी स्थापित करेंगे, उसके बाद भारत आएंगे। तो सबसे पहले यूरोप में कंपनी स्थापित होती है, पुर्तगाली कंपनी स्थापित होती है 1498 में। पुर्तगाली कंपनी स्थापित होती है 1498 में और नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक उस समय शासक थे भारत के। अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होती है 1600 ईस्वी में। यूरोप में स्थापित होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की कंपनी 1600 ईस्वी में। उस समय भारत के शासक थे अकबर, 1556 से 1605 तक अकबर का शासन था। तो जब यूरोप में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है उस समय भारत का शासक था अकबर। डच जिसका नाम नीदरलैंड है अभी, तो डच की कंपनी की स्थापना 1602 में यूरोप में होती है और उस समय भारत का शासक अकबर था। और वो यहाँ पे कब आता है, जहांगीर के शासन में आता है। पहले वहाँ पे कंपनी स्थापित करता है, जब जहांगीर राजा बनता है तब आता है। डेनिस कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में होती है यूरोप में और जहांगीर उस समय शासक था। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है यूरोप में, फ्रांस में, और 1664 ईस्वी में, और औरंगजेब उस टाइम का शासन था। तो ये यूरोपीय कंपनियों की स्थापना क्रम है। यूरोप में कंपनी की जो स्थापना हुई उसका क्रम है ये सारा, और कौन कौन से शासक थे उस टाइम में, और उसके बाद वो भारत किस तरह से आते। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस, फिर फ्रांसीसी। उसके बाद देखेंगे ये सारी कंपनियां जो भारत आती हैं, तो भारत में फैक्ट्री की स्थापना का क्रम, भारत में फैक्ट्री कैसे कैसे स्थापित होती है। तो पुर्तगाली आता है 1498 में, लेकिन फैक्ट्री स्थापित करता है 1503 ईस्वी में, कोचीन केरल में स्थापित करता है। डच 1596 में आता है, लेकिन कंपनी स्थापित करता है 1605 में, और मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित करता है। अंग्रेज आता है 1608 में और सूरत गुजरात में फैक्ट्री स्थापित करता है। डेनिस आता है 1620 में, फ्रांकीबर्ग तमिलनाडु में स्थापित करता है। फ्रांसीसी 1608 में सूरत में स्थापित करता है। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात हमें ये देखनी है कि ये जो फैक्ट्रियाँ स्थापित हो रही थी वो भारत के तटीय क्षेत्र में ही हो रही थी, जहाँ का भारत का तटीय क्षेत्र था और पानी समुद्र के किनारे बसा हुआ जो भी क्षेत्र था वहाँ पे ये लोग अपनी कंपनी को स्थापित कर रहे थे। यहाँ वाले हिस्से में केरल में, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित कर रहे थे, फिर तमिलनाडु में हो रहा था, गुजरात में हो रहा था। तो ये हम देखेंगे कि जितने भी कंपनियों की स्थापना हो रही थी, फैक्ट्रियों की स्थापना हो रही थी, वो कहाँ पे हो रही थी, भारत के तटीय क्षेत्र में कंपनियों की स्थापना हो रही थी, ताकि इन्हें आने जाने में और माल को इधर से उधर ले जाने में सुविधा हो। इसी चलते ये लोग पहले तटीय इलाकों को सेलेक्ट करते थे और वहाँ पे अपनी कंपनी की स्थापना कर देते थे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कौन कौन सी कंपनियां कब आई, फैक्ट्रियां कब स्थापित हुई और कंपनियों की स्थापना का क्रम क्या था। तो ये सारी चीज़ें हम याद रखनी, क्वेश्चन यहाँ से भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और ये सारे क्षेत्र जो है वो तटीय क्षेत्र थे। अब हम लोग देखेंगे पुर्तगालियों के बारे में कुछ थोड़ा सा जानेंगे कि पुर्तगाल का शासक था पुर्तगाल का शासक था जॉन हेनरिक। पुर्तगाल का शासक कौन था, जॉन हेनरिक, जो कि जिसको नेविगेटर भी कहा जाता था, क्योंकि वो नई नई जगहों की खोज करने के लिए उत्सुक रहता था। पुर्तगाल का शासक था जॉन हेनरिक, जो नई नई जगहों को खोज करने के लिए उत्सुक रहता था, जिसके कारण उसको नेविगेटर कहा जाता था। समुद्री मार्ग खोजने के लिए उसने आदेश दिया और उसने बोला कि जाओ तुम भारत से व्यापार करने अपने नाविकों को बोला कि तुम भारत से व्यापार करने के लिए रास्ता खोज के लाओ। और क्योंकि वो इस तरह के काम करने के लिए उत्सुक रहता था, इसलिए इसको हेनरी द नेविगेटर कहा जाता था, हेनरी द नेविगेटर। तो पुर्तगाल के राजा जब आज्ञा दे देते हैं तो पुर्तगाल से नाविक निकल जाते हैं खोजने के लिए, और केप ऑफ गुड होप
तूफानी आंतरिक अफ्रीका के अंतिम किनारे की खोज 1487 ईस्वी में बार्थोलोमेव डियाज पुर्तगाल ने की। तो बार्थोलोमेव डियाज जो है पुर्तगाल से निकलता है और पुर्तगाल से निकलते हुए बार्थोलोमेव डियाज पुर्तगाल से निकलता है और पुर्तगाल, सपोज दैट कि यहाँ पे पुर्तगाल है, ठीक है, पुर्तगाल से निकलता है और दक्षिण अफ्रीका होते हुए वो पहुँच जाता है और दक्षिण अफ्रीका के किनारे पहुँचता है बार्थोलोमेव डियाज समुद्री रास्ता से और 1487 ईस्वी में पहुँचता है वो बार्थोलोमेव डियाज, पुर्तगाल का नाविक था, वो निकला रास्ता की खोज करते करते और वो इस रास्ता को खोज करता है लेकिन वो भारत तक नहीं पहुंचता है, वापस लौट जाता है। तो वो रास्ते की खोज करता है तूफानी आंतरिक केप ऑफ गुड ऑफ आशा आंतरिक और इस रास्ते से वो पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है और वापस से लौट जाता है, आधा रास्ता खोज के वो लौट जाता है बार्थोलोमेव डियाज। अब इसके आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्या हुआ। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। तो इसके लिए पहले इसको मिटाना होगा, तो इसके लिए पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि अब ये स्लाइड मिटेगा तो उसके बाद फिर नेक्स्ट लिखना है कि आगे क्या होगा। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने अभी देखा कि कौन कौन सी कंपनियां भारत आई थी और कौन कौन सी कंपनियों के स्थापना का क्रम क्या है, यूरोप में कौन सी कंपनियां किस टाइम पे बनी। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि वो जो पुर्तगाली वास्को डी गामा आता है वो किस रास्ते से आता है। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि पुर्तगाल का शासक था जॉन हेनरिक जो कि नए नए रास्तों को खोजने में, नए नए जगहों को खोजने के लिए उत्सुक रहता था, इसलिए उसको हेनरी द नेविगेटर की संज्ञा दी गई थी और उसने पुर्तगाल के नाविकों को आदेश दिया कि वो भारत जाने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाए। तो इसी क्रम में पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा भारत खोजने निकल पड़ता है, लेकिन पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा के पहले कोई और था जो भारत आया था। तो वो कौन था चलिए देखते हैं। तो 8 जुलाई 1497, 1 जुलाई 1497 ईस्वी को पुर्तगाली कैप्टन वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकला। अब्दुल मजीद एक व्यापारी था। अब्दुल मजीद नाम गुजराती व्यापार की सहायता से गुजराती व्यापारी था अब्दुल मजीद, जो कि समुद्री मार्ग पर चल रहा था और उसी की सहायता से वह 20 मई 1498 को कालीकट तक केरल पहुंचा। इस मार्ग को केप ऑफ गुड होप का नाम दिया जाता है। तो हमने देखा था कि बार्थोलोमेव डियाज, इसके पिछले वाले स्लाइड पे हमने देखा था कि बार्थोलोमेव डियाज हेनरिक की आज्ञा प्राप्त करके भारत का रास्ता खोजने के लिए, समुद्री मार्ग से भारत के रास्ते खोजने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो आधे रास्ते से ही लौट जाता है, उसको पूरा रास्ता नहीं मिलता है। उसके बाद 1497 ईस्वी वास्को डी गामा निकलता है पुर्तगाल से, जो कि भारत के समुद्री मार्ग का पता लगाने के लिए निकल रहा होता है और वो अपने रास्ते पर निकल भी जाता है, लेकिन फिर से वो लौट जाता है उस रास्ते से क्योंकि उसे रास्ता नहीं मिलता है। फिर से वो दोबारा से जब निकलता है तो उसे एक गुजराती व्यापारी मिलता है अब्दुल मजीद, जिसकी सहायता से वो इस बार सफल हो पाया इस रास्ते को। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, ये भारत का तटीय क्षेत्र था और यहाँ पे सपोज दैट कि अफ्रीका है, यहाँ पे अफ्रीका है, ठीक है, ये हमारा अफ्रीका, और यहाँ पुर्तगाल से
नाविक निकलता है, नाविक बार्थोलोमेव डियाज पहला वो नाविक था जो यहाँ से इस रास्ते से निकल करके यहाँ तक पहुँचता है, उसके बाद यहाँ से बैक हो जाता है और इस रास्ते को वो नाम देता है आसा अंतरिक्ष। इस नाम को, इस रास्ते को उसने नाम दिया था तूफानी अंतरिक्ष, केप ऑफ गुड होप, आसा अंतरिक्ष, ये था नाम इस रास्ते का। उसके बाद जब वो वापस चला जाता है तो फिर उसके बाद पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा निकलता है इसी रास्ते से और फिर वो भी वापस चला जाता है 1497 में। फिर उसके बाद वो दोबारा निकलता है 1498 में इसी रास्ते से भारत की यात्रा करने के लिए, भारत के रास्ते को समुद्री मार्ग खोजने के लिए। तो इसी रास्ते पे निकलते निकलते उसे एक यात्री मिलता है, गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद, जिसकी सहायता है, जिसका पीछा करते करते वो इस रास्ते से होते हुए भारत के कालीकट पहुंचता है, भारत के कालीकट पहुंच जाता है। तो इस रास्ते का नाम है केप ऑफ गुड होप, आसा अंतरिक्ष, केप ऑफ गुड होप, आसा अंतरिक्ष, इस रूट का नाम रखा गया जो कि पुर्तगाल से अफ्रीका होते हुए भारत तक पहुंचता था। और भारत पहुंचने के बाद इसी दिन से भारत की रातें काली हो गई। भारत के केरल के कालीकट में पहुंचता है पुर्तगाली और कहा जाता है इस दिन से भारत की रातें काली हो गई। और वो पहुंचता है कहाँ? समुद्री मार्ग खोज कर भारत पहुंचने वाला, समुद्री मार्ग खोज कर भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी वास्को डी गामा बन जाता है और पहला व्यापारी बनता है वास्को डी गामा और कालीकट के कपकडाबू नामक बंदरगाह पर पहुंचता है। ये कालीकट का, यहाँ जो कालीकट के तट पे पहुंचता है वहाँ पे कपकडाबू नाम का बंदरगाह था जहाँ पे वो पहुंचता है और वहाँ का राजा था जमोरिन, जो कि पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा का भव्य स्वागत करता है, भर भर के मसाले देता है और मसालों को ले जा करके जब वास्को डी गामा यूरोप में वापस से बेचता है तो उसे 60 गुना मुनाफा होता है और उसी को देख करके और सारी कंपनियां भारत में आने के लिए प्रेरित होती है कि इतना यहाँ पे मुनाफा हो रहा है तो हम भी क्यों नहीं जाए। तो इस तरह से ये कहानी शुरू होती है। 1500 ईस्वी में दूसरा व्यापारी कैप्टन पेट्रा अल्वारेज कैब्राल 13 जहाजों के साथ भारत आया। उसके बाद क्या होता है, जब ये वापस से चला जाता है तो फिर उसके बाद एक और व्यापारी आता है, पुर्तगाली व्यापारी, जिसका नाम था पेट्रो अल्वारेज कैब्राल और वो 13 जहाजों के साथ भारत आता है। उसके बाद वो चला जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वास्को डी गामा भारत कितने बार आया था, तो वास्को डी गामा भारत 3 बार आता है। वास्को डी गामा भारत आता है 3 बार। पहली बार आता है 1498 में, 1497 में निकला था पर वो पहुँच नहीं पाता है, 1498 में आता है। उसके बाद 1498 के बाद वो 1502 ईस्वी में आता है, फिर 1524 ईस्वी में आता है, तो 3 बार आया था। वास्को डी गामा तीसरी बार जब भारत आता है 1524 तो वो गवर्नर बन के आता है और यहीं पे वो मर जाता है। तीसरी बार जब आता है 1524 ईस्वी में तो गवर्नर बन के आता है। दिसंबर 1524 में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसे कोचीन में दफनाया जाता है। उसे कहाँ दफनाया जाता है? कोचीन में। तो ये था पुर्तगालियों से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि वो कैसे आते हैं भारत में और किस तरह से अपना साम्राज्य बढ़ाते हैं और इस सबको हमने जाना। और उसके बाद कौन कौन से पुर्तगाली गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन कौन से पुर्तगाली गवर्नर जनरल बन के भारत में आते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो रास्ता था इसका नाम था केप ऑफ गुड होप, आसा अंतरिक्ष इस रास्ते का नाम था। और सबसे पहले एक और पुर्तगाली यात्री आता है, उसका नाम हमने देखा था बार्थोलोमेव डियाज। बार्थोलोमेव डियाज पहली बार आता है लेकिन वो आधे रास्ते से लौट जाता है। फिर वास्को डी गामा आता है, वो भी आधे रास्ते से लौट जाता है। फिर 1498 में दोबारा से आता है तो एक यात्री मिल जाता है अब्दुल मजीद, जिसकी सहायता से वो अपने रास्ते को क्रॉस करता हुआ भारत पहुंच जाता है। तो यहाँ पे ये कहानी खत्म होती है और अब नई कहानी शुरू होती है वास्को डी गामा के मरने के बाद। लेकिन एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि क्यों लोग प्रेरित होते हैं दूसरे जगह के भारत में आके व्यापार करने के लिए, तो उसके पीछे भी कारण था। तो उसके पीछे ये कारण रहे, भारत में यूरोपीय देशों के प्रवेश के 2 मार्ग थे। भारत में
यूरोपीय देशों के प्रवेश के 2 मार्ग थे और कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद एक रास्ता बंद हो जाता है, स्थल मार्ग को बंद कर दिया जाता है। कुस्तुनतुनिया में युद्ध चल रहा था, जब कुस्तुनतुनिया का पतन होता है तो उस रास्ते को बंद कर दिया जाता है। तो इसलिए लोग प्रेरित हुए कि अब भारत से व्यापार कैसे किया जाए। तो भारत से व्यापार करने के लिए समुद्र को अपनाया, समुद्री मार्ग ही एकमात्र रास्ता था, तो समुद्री मार्ग को खोजा जाने लगा। और उसके बाद यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का कारण क्या था, तो मार्को पोलो की चीन यात्रा। मार्को पोलो ने चीन यात्रा की थी और उसने खूब तारीफ की थी भारत की। और मार्को पोलो इटली का यात्री था और चीन के लोगों को उसने बताया था भारत के बारे में, और ये पूरी बात फैल गई थी कि भारत में बहुत ज़्यादा मसाले, धन संपत्ति, सब कुछ है। तो बाहर से व्यापारी प्रेरित होते आने के लिए। 1453 ईस्वी में तुर्क द्वारा कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है, तो रास्ते बंद हो जाते हैं, इसलिए भी नए नए रास्ते खोजे जाने लगे। भारतीय वस्त्रों की यूरोप में मांग थी, रेशम, सूती वस्त्र, मसाले। भारतीय वस्त्रों की यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी और रेशम, मसाले, जितने भी भारतीय वस्त्र थे उनकी यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इसलिए भी बाहर से लोग प्रेरित होते हैं और रास्ते खोजने लगते हैं। यूरोप में नए क्षेत्रों की होड़, यूरोप में नए नए क्षेत्रों को खोजने की होड़ थी और इस कारण भी ढेर सारी कंपनियां भारत आने लगी और व्यापार करने के लिए प्रेरित होने लगी। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से ढेर सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं अक्सर। सॉरी लाइन कट गई थी, तो फिर हमको इसको रिवाइज करना एक बार और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी और बीपीएससी के नज़रिए से। तो आज हमने पढ़ा यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में, और हम लोग अब पढ़ेंगे गवर्नर जनरल के बारे में, और डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे कि पुर्तगाल के बाद डच आते हैं, डच के बाद अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज के बाद कौन कौन सी कंपनियां आती हैं और उनके बारे में हम लोग डिटेल्स से पढ़ेंगे, और कौन कौन से गवर्नर जनरल होते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल्स से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आप लोग कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा तो बताइएगा ज़रूर, और अगर और सुधार की ज़रूरत है तो वो भी बताइएगा। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।